याद रख लोगे, अपने आप समझ आया कि जेंडर जो है वो सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, और फिर सेक्स क्या बचा, बायोलॉजिकली बचा दूसरा ऑप्शन। ठीक, चलिएगा। खैर, तो यहाँ पे ये बात कहना एकदम गलत होगा कि जेंडर और जेंडर रोल बायोलॉजिकली डिटरमाइन होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, नहीं, समाज बनाता है ना। वो सिमोन दे बुआ का कोट है, बहुत बार हम डिस्कस करते हैं बैचेस में भी, कि अ वुमन इज नॉट बोर्न, इट इज मेड बाय द सोसाइटी, एक तरह से, है ना। महिला पैदा नहीं होती, समाज बनाता है। तो ए क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। जब हम जेंडर पढ़ते हैं तो इस कोर्स से शुरुआत करते हैं 2019 से ही। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यानी असर्शन यानी कथन, और रीजन क्या है, कारण। टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशंस अमंग स्टूडेंट्स। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, डिबेट, डिस्कशन, कुछ लोग डिबेट में क्या होता है, एक पार्टी प्रो में होती है किसी चीज के, दूसरी जो है कॉन में होगी, या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट लेकर के चलते हैं। ट्रू, बच्चों को आप ग्रुप में एक्टिविटी कराइए, बच्चा एक्टिव है। रीजन क्या है, नॉलेज प्रोडक्शन इज इनएक्टिव प्रोसेस एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग। कि भैया नॉलेज तो जो है एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, समूह में तो बिल्कुल भी एक्टिव मत कराओ, बच्चों को तो इनएक्टिव रखो। तो ये तो बच्चों को पैसिव कर दिया, जहां बच्चा निष्क्रिय वहां अधिगम या वो आंसर कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये बात सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स, यानी रुकावट बनता है, या बैरियर लिखा हो, हिंडर लिखा हो, नॉट लिखा हो, ध्यान से पढ़ना है ऐसे क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट इन क्लासरूम। यानी वो बच्चा जो दृष्टिबाधित है, जिसको देखने में समस्या है, उसके लिए कौन सी एक बात प्रॉब्लम बनेगी सीखने में। रेज्ड लाइन ड्रॉइंग एंड मैप्स। रेज्ड लाइन यानी उभरी हुई रेखा, तो वो टच करके पढ़ लेगा, टैक्टाइल मटेरियल होगा। ब्रेल लिपि भी वैसे ही होती है, 6 पॉइंट्स बेस्ड होती है, लुई ब्रेल ने दिया था। टैक्टाइल मॉडल्स ऑफ ग्राफिक मटेरियल्स, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, हाँ, टैक्टाइल टच एंड फील मटेरियल अच्छा है बच्चे के लिए जो देख नहीं सकता या देखने में दिक्कत है। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शंस, हाँ भाई, आपका चैट जीपीटी आजकल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट करके दे सकते हैं लेक्चर ट्रांसक्रिप्शंस को। क्या है उसमें, इलेक्ट्रिकली आप लिखे हुए को सुन सकते हैं बेसिकली। अगर आपके पास फोन भी आ रहा है, एक दो लर्नर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनके पास फोन आता है और वो अगर देख नहीं पाते हैं तो वो फोन बोल के बता देता है, तो अच्छी बात है। ठीक, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, ये खराब तरीका है, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता, आप उसको प्रिंटेड किताबें दे रहे हैं, तो ये सबसे खराब तरीका है। बाकी सेंसेस पे आपको वहां फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी रहती है, तो प्रैक्टिस जितनी कर लोगे ना क्वेश्चन पढ़ने की, उतना अच्छा है, उतनी जल्दी पेपर में पेपर सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, सुमेलित युग्म कौन सा है। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी एफए जिसको हम कहते हैं, डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास। समेटिव एसे जिसको हम कह रहे हैं, इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ नॉन रिटन बिहेवियर्स। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स, या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिनको एनआरटीज भी कहते हैं हम, कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स। पीयर्स मतलब साथी, सहयोगी, क्लासमेट बच्चे के। तो आपको फटाफट से जवाब देना है। रचनात्मक मूल्यांकन वो है जो कि छात्र पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, नहीं, ड्यूरिंग की भी बात करता है। रचनात्मक जो है कि क्लास के दौरान, सीखने के दौरान क्या होगा। समेटिव असेसमेंट जैसे ईयरली, हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम्स जो है आपके, इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट, हाँ बिल्कुल होता है, एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ नॉन रिटन बिहेवियर। नॉन रिटन बिहेवियर नहीं, ये तो भैया लिखने पे ही फोकस्ड है, टेस्ट पे। क्राइटेरियन रेफरेंस है, इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स, नहीं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का उदाहरण है सीटेट, 90 नंबर ले आओ। मास्टरी से इनको ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, ठीक है ना। जबकि एनआरटी की बात करें तो ये सही है यहाँ पे कि ये कंपेयर करता है परफॉर्मेंस दूसरों से। जैसे केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम देंगे, मेरिट बनेगी, दूसरों से कंपेयर होगा आपका जो स्कोर है, वहीं सीटेट में वो चीज नहीं है। सीटेट में आप 90 नंबर ले आइए, किसी का किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक। वो आप लोग पास ही सिर्फ 16% लोग हो रहे हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हमारी गलती है, एज टीचर शायद बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और एज लर्नर्स आप लोग कहीं गड़बड़ कर दे रहे हैं। नहीं तो इससे बेहतर था रिजल्ट। जब ऑनलाइन में शुरू किया था, मुझे याद है 2018 वाले में एकदम से रिजल्ट बढ़ा था 2016 के मुकाबले, और उसके बाद कई साल तक रहा, फिर डाउन गया है पिछले 2-3 साल में रिजल्ट। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। पहले अचानक से बढ़ा, हालांकि पहले और भी कम था। तो ये कहानी है कि हम यहाँ पे किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है। सीटेट में आप खुद ही अगर क्राइटेरिया फुलफिल ना कर पाए, 90 नंबर ना ला पाए, तो कोई क्या ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। सुनीता 12 ईयर ओल्ड गर्ल
12 साल की बच्ची है सुनीता, शोज एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी, बहुत ही अच्छी संगीतीय क्षमता है, बहुत अच्छा गाना गाती हैं या कंपोज करती हैं, व्हाटएवर। बोथ हर पेरेंट्स आर अकॉम्प्लिश्ड सिंगर्स, तो बच्ची के पेरेंट्स क्या है, सिंगर्स हैं, यानी गायक हैं। एंड दे सेंड हर फॉर क्लासेस फॉर वॉइस ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल, वॉइस ट्रेनिंग के लिए क्लासेस भी अटेंड करती है सुनीता। ये क्वेश्चन जमानों से आता रहा है कि एक बच्ची है जिसके दोनों पेरेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो भी अच्छा कर रही है, उसको वो कोचिंग के लिए भी भेजते हैं। तो भैया हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का रोल है। हेरिडिटी से क्षमता मिली है कि वो अच्छा गा सकती है माँ बाप से, और दूसरा एनवायरमेंट में उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम प्रॉपर, तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की वजह से हो पा रहा है, सिंपल बात है। जेंडर आइडेंटिटी और ये सब तो कुछ है नहीं कि जेनेटिक मेकअप और जेंडर आइडेंटिटी है, लड़कियां अच्छा गाती हैं, ये सब तो बेकार की बातें हैं। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन विक्की फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब। ये अभी 10 सवाल और हैं हमारे, फिर आउट ऑफ 30 कितने ठीक कर पा रहे हो, समझ में कितने आ पा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। इससे अभी शुरुआत में नंबर से ज्यादा ये जरूरी है कि आप ठीक में दिमाग में जा कैसे पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए। एक क्वेश्चन में पता नहीं हम कितने कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना, फटाफट से बताइए। टाइम यही रहेगा, 9 बजेगा। कल भी हम मिल रहे हैं, सैटरडे वैसे ऑफ रहता है, बट ये वाला सैटरडे वर्किंग रखेंगे। बहुत दिनों से क्लास शुरू नहीं हो पा रही थी कॉन्टिन्यूस, अब कॉन्टिन्यूस कर देंगे यूट्यूब पे। चलिए निशा दीदी को दिखा दीजिए, ये शादी के वीडियो में देख लीजिए, इनको ऐसे नाइट सूट में दिखना पसंद नहीं कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, विच मेथड, मतलब इनकी शादी के नहीं, वो दीदी की शादी का जो ब्लॉग है दूसरे चैनल पे हिमांशु सिंह पे, उसमें वैसे किसी ने तो पूछा था कि वो कौन। अगली बार से ये जब भी ब्लॉग में आएंगे इनको कहेंगे एक नाम की प्लेट लगा लें ऐसे सामने, उसमें लिखा हो निशा शर्मा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच मेथड डिड लॉरेंस कोहलबर्ग यूज टू स्टडी मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है ना, 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, याद होगा आपको। फर्स्ट है कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्ले, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, बच्चों को ऑब्जर्व करना, तो खेल का मेथड थोड़ी है। एक्सपेरिमेंटल विधि, क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच अपनाई है, या फिर पोजिंग मॉरल डिलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेज। सिंपल जवाब है, ये क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर जितने रिपीट होते हैं सीटेट में, दुनिया के किसी एग्जाम में शायद ही होते होंगे, है ना। और यही कहानी है कि आपकी जो इंग्लिश वाली बुक है मैंने प्रॉपर प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। ये नहीं किया कि प्रीवियस ईयर का नाम हटा दिया और फिर कहा देखो जी सारे क्वेश्चन मेरी बुक से आ रहे हैं, ये नहीं। बहुत सारी बुक्स ऐसी मिल जाएंगी आपको मार्केट में, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो बस हल्का सा ही लैंग्वेज में ट्वीक करेंगे, कोई ज्यादा नहीं। तो सीटेट में सबसे ज्यादा होती है ये चीज। तो अगर हम देखें, कोहलबर्ग ने क्या किया, दुविधाएं पेश की बच्चों के सामने और उनको एनालाइज करने को कहा, बच्चे के रिस्पॉन्सेस की समालोचना की, उनका एनालिसिस किया, उनको डिटेल में विश्लेषण करके समझा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, नैतिक विकास, नैतिकता क्या है, सही और गलत क्या है, इसका विकास तो चर्चाओं के द्वारा किया जा सकता है, डिस्कशन के द्वारा किया जा सकता है, बच्चों में गलत और सही का विकास। तो मॉरल डिलेमा यानी दुविधा पेश की कि ये करें कि ये करें। जैसे अभी प्रयागराज जाना था तो मेरे सामने भी दुविधा थी, उस पर चर्चा कभी और करेंगे, लंबी चर्चा होगी, ठीक। तो उसमें फिर तर्क लगा, डिस्कशन हुआ, चीजें हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, असर्शन और रीजनिंग की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, स्कूल्स शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स व्हिच असेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। यानी स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। यानी प्रोडक्ट पे नंबर कितने आए, आउटकम मतलब कितना आपने अचीव किया, तो ये एकदम खराब ढांचा है। रीजन क्या है, लर्निंग इज टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, बिल्कुल नहीं है कि पदानुक्रम में ही होगी, है ना। कॉम्प्लेक्स होती है, ग्रेजुअल होती है, लर्निंग धीमे धीमे होती है। तो ये दोनों ही बातें एकदम गलत हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इतने सारे दिल कौन भेज रहा है भाई, है? थैंक्स मैम, मारिया कह रहे हैं, थैंक यू मारिया। चलिए, ए और आर दोनों ही फॉल्स हैं, गलत हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे 22वां सवाल आपसे पूछता है ऑटिज्म के बारे में। एक लर्निंग डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, ऑटिज्म हो, ADHD हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। क्या वो माय नेम इज खान में शाहरुख खान को कह सकते हैं ऑटिस्टिक, ऑटिस्टिक ही थे शायद वो। तो अगर हम बात करें, ऑटिज्म इज कॉज्ड सोनली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि वातावरणीय कारकों से होते हैं, तो सिर्फ वातावरणीय कारकों से ना डिसलेक्सिया हो सकता है, ना ऑटिज्म हो सकता है, ना ADHD। वातावरण बढ़ावा दे सकता है, बट ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। यानी आपको जन्म के शुरुआती सालों में, चाइल्डहुड तक पता लग जाएगा
कि बच्चे को दिक्कत है, कई बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मतलब ब्रेन की वायरिंग उस तरह की है बच्चे की कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, चाहे वो ऑटिज्म हो, डिसलेक्सिया हो। ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड एंड इम्प्रूव्स विद एज, ये ऐसा नहीं है कि क्योर कर सकते हैं मतलब पूरी तरह से ठीक कर देंगे, वो तो डिसलेक्सिया भी नहीं होता। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को आप एकदम ठीक नहीं कर सकते कि दवाई दे दी और अब ठीक हो गया, बुखार थोड़ी है। थर्ड है, इनको डील किया जा सकता है, इनको कोप किया जा सकता है। ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल, यानी हर एक ऑटिस्टिक व्यक्ति की कम से कम एक खास चीज होती है, ये जरूरी नहीं है, जनरली होता है कि किसी ना किसी चीज में ऑटिस्टिक बच्चों की मेमोरी बहुत